वेलकम स्टूडेंट्स, एकलव्य आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। फिर से मैं हूं डॉक्टर रॉय और आज जो फिजियोलॉजी का जो चैप्टर हम देख रहे हैं वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो इस वीडियो लेक्चर में हम वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में देखेंगे, पानी को कैसे पेड़ जड़ के द्वारा सोखती है। तो जो पानी को सोखने की जो क्रिया है वो मेनली यंगर पार्ट ऑफ रूट, मतलब जड़ का वो हिस्सा जो ग्रो हो रहा है, यानी कि जो अग्रभाग उसका होता है, मेनली उसके द्वारा किया जाता है। जो बड़े पौधे हैं उनमें हम जानते हैं कि जड़ में ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं जिनको रूट हेयर्स बोलते हैं। तो बड़े प्लांट जो है वो रूट हेयर्स के द्वारा ही करते हैं। और रूट हेयर्स जो है वो क्या है, वो ट्यूब लाइक, ऐसा ये ट्यूब जैसे निकले होते हैं, पतले ट्यूब जैसे पेड़ से, जिससे जो कि सेल उस तरह का लंबा होकर थोड़ा ट्यूब जैसा हो जाता है और उसके द्वारा पानी को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो जो वॉल होते हैं, जो दीवार होती है रूट की, वो जो है परमिएबल है, मतलब उसमें पानी उसमें से आ सकता है। एंड कंसिस्ट ऑफ पेक्टिक सब्सटेंसेस, जैसा कि हम पहले पढ़े हैं कि सेलुलोज और पेक्टिन सेल वॉल में जो रहते हैं। इन सेलुलोज और पेक्टिन में क्या होता है कि ये पानी के साथ अटैच हो सकते हैं, पानी के साथ ये बंधन बना सकते हैं। तो ये जो है स्ट्रांगली बोला है हाइड्रोफिलिक होते हैं, मतलब ये पानी के साथ ये अटैच हो सकते हैं, मतलब वाटर लविंग जिसको बोला जाता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग बोला जाता है, मतलब पानी के साथ ये अटैच हो सकता है। तो क्या होता है, पहले पानी जो है ना, ये रूट हेयर्स में जो यहाँ पेक्टिन और सेलुलोज है उनके साथ आके अटैच हो जाता है। उसके बाद ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के द्वारा वो कोशिका के अंदर पहुँचता है। तो प्लांट में 3 पाथवे बताए गए हैं कि जो तरीका है पानी अंदर जाने का, वो 3 पाथवे बताया गया है। एक है एपोप्लास्टिक, एक है सिम्प्लास्टिक और तीसरा है ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे। तो ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे जैसा कि बोल रहा है, ये मेम्ब्रेन के थ्रू से गुजरता है, मतलब झिल्ली के थ्रू से ये गुजरता है। और जो एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक है, ये इसमें झिल्ली इन्वॉल्व नहीं है, ये दूसरे तरीके से आती है। तो ये इस तरीके से कैसे कैसे आता है, इसको हम आगे देखते हैं। तो ये अगर आप देखें तो एक जड़ का एक सेक्शन है, जड़ को ऐसा, जड़ है उसको ऐसा सेक्शन काट के ऐसे देख रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि बाहर का जो हिस्सा है, जो इसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, बाहरी लेयर, उसके बाद अंदर का हिस्सा जिसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, और इसके बाद एंडोडर्मिस होता है। और एंडोडर्मिस जो है, यहाँ की जो कोशिकाएं होती हैं, इसके अंदर एक थोड़ी मोम के जैसी कुछ संरचना पाई जाती है, मोम की तरह, जो कि वाटर परमिएबल नहीं है, जिसके थ्रू पानी नहीं जा सकता। उसको कैस्पेरियन स्ट्रिप बोलते हैं। वो एक पट्टी होती है, इसलिए स्ट्रिप वर्ड को इस्तेमाल किया गया। तो इसको, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप है, ये जो डार्क कलर का दिख रहा है। और इसके अंदर जाइलेम है, जाइलेम जिस ऊतक से पानी जो है ऊपर की ओर जाता है। और ये जो कुछ कोशिकाएं ऐसी लंबी होके रूट हेयर्स बनाती है। तो इन रूट हेयर्स की जो दीवार है, इस दीवार पे पेक्टिन और सेलुलोज होते हैं, जहाँ पर पानी चिपकता है और उसके बाद ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के द्वारा या कोई और प्रक्रिया के द्वारा ये अंदर आता है। तो पहला जो बताया गया है एपोप्लास्टिक पाथवे। तो एपोप्लास्टिक पाथवे में क्या है कि एपोप्लास्टिक पाथवे में पानी जो है, जो रूट हेयर हैं या कोशिकाएं हैं, उनके दीवार के सहारे सहारे अंदर आता है। तो इसमें बोलता है कि एक्सक्लूसिवली थ्रू सेल वॉल, मतलब ये सेल वॉल के द्वारा आता है, बिना किसी क्रॉसिंग एनी मेम्ब्रेन। ये कोई झिल्ली को पार करके नहीं आता है, जो चिपक जाता है। जैसा कि हम पहले देखें कि उसमें सेल वॉल की सतह पे सेलुलोज और पेक्टिन होता है, जो वाटर लविंग होता है। तो पानी उससे चिपकता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स उससे अटैच हो जाते हैं। तो पानी के जो अणु हैं वो उससे अटैच हो जाते हैं और उसी के सहारे अटैच होते रहते हैं। वैसे वैसे करके यहाँ हुआ, फिर यहाँ के अटैच हुआ, फिर इस कोशिका से अटैच हुआ, फिर इस कोशिका के सेल वॉल से अटैच हुआ, ऐसे 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 करके ये यहाँ तक पहुँचता है। तो कॉर्टेक्स तक जो बीच वाला हिस्सा है, वहाँ तक ये इसी तरीके से पहुँच जाता है। तो कॉर्टेक्स रिसीव्स मेजॉरिटी ऑफ वाटर थ्रू एपोप्लास्टिक वे। तो एपोप्लास्टिक जो तरीका है कि उसके सेल वॉल के सहारा वो ऊपर वाला पार्ट अटैच हो गया, फिर बाजू वाला, फिर बाजू वाला, फिर बाजू वाला, फिर बाजू वाला सेल, ऐसा ऐसा उसमें पानी का अणु जो है अटैच होता जाता है। ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ता है करके बीच के हिस्से में पहुँचता है। तो फर्दर मूवमेंट इज़ ब्लॉक्ड बाई कैस्पेरियन स्ट्रिप, जो कि एक वैक्स लाइक सब्सटेंस सुबेरिन से बना होता है। तो यहाँ
पर जो है यहाँ के हिस्से तक पानी ऐसे इस तरीके से पहुंच सकता है। तो ये कैस्पेरियन स्ट्रिप है, उसी का छोटा डायग्राम है। ये रूट हेयर है, तो रूट हेयर के ऐसे सहारे सहारे पानी जो है फिर इसके सेल वॉल के सहारे, फिर इसके सेल वॉल के सहारे, फिर इस सेल की इस कोशिका का दीवार के सहारे, फिर इस कोशिका की कोशिका भित्ति के सहारे ऐसे ऐसे करके पानी पहुँचता है। तो कॉर्टेक्स तक, मतलब यहाँ अंदर तक पानी इस तरीके से घुस जाता है। दूसरा जो मेथड है सिम्प्लास्टिक पाथवे। सिम्प्लास्टिक पाथवे में क्या होता है कि ये कोशिका से दूसरी कोशिका में जाता है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। जैसा कि हम अगर प्लांट सेल के स्ट्रक्चर को याद करें कि पौधे की जो कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति होती है और जो आजू बाजू की दो कोशिकाएं हैं उसके बीच में कुछ ओपनिंग्स होती हैं, ऐसे कुछ खुली जगह होती है जहाँ से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में कम्युनिकेशन या कुछ मैटर आ जा सकता है। इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये सब प्लाज्मोडेस्माटा दिखाया गया है। तो यहाँ क्या है कि रूट हेयर के अंदर पानी जो आता है तो ये एक ही कोशिका है। ये यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये एक ही कोशिका है। तो इस कोशिका में जो पानी आया है वो यहाँ प्लाज्मोडेस्माटा से यहाँ आ गया, फिर इसके ओपनिंग से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ऐसा कर करके ये जहाँ जहाँ कोशिका में प्लाज्मोडेस्माटा है वहाँ से होते हुए ये अंदर जाइलम तक पहुँचता है। तो ये एक दूसरा तरीका है जिसके द्वारा पानी जो है जड़ के अंदर तक आ जाता है। तो ये जो है एपोप्लास्टिक में हम देखें कि उसमें इसके दीवार के सहारे सहारे आता है और सिम्प्लास्टिक में जो है कुछ पानी यहाँ जो प्लाज्मोडेस्माटा है उसके सहारे सहारे आता है। तो ये हुआ दो तरीका। तीसरा जो तरीका है वो मेन तरीका है जिसको हम देखेंगे, जिसमें कि पानी मेम्ब्रेन या झिल्ली के माध्यम से आ रहा है। तो ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे जो है ये वो पाथवे ट्रांस मतलब मेम्ब्रेन को वो पार करते हुए जा रहा है। तो वाटर मूवमेंट फ्रॉम सॉइल टिल द एंडोडर्मिस थ्रू एपोप्लास्टिक पाथवे जो होता है उसको कैस्पेरियन स्ट्रिप ब्लॉक कर देता है। तो वाटर फोर्स टू मूव थ्रू सेल मेम्ब्रेन एंड मे क्रॉस द टोनोप्लास्ट ऑफ वैक्यूल। दिस मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे। तो इसमें ये बोल रहा है कि जो एपोप्लास्टिक पाथवे में पानी यहाँ से यहाँ ऐसे सहारे सहारे जा रहा है, जो या इसके सहारे जा रहा है, ये पानी तो आता है पर आके यहाँ पर आके ये रुक जाता है यहाँ पर इस ऊपर से और ये अंदर नहीं जा पाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि इसमें पानी जो आता है ये झिल्ली के आर पार पानी जाता है। कैसे झिल्ली के आर पार जाता है? तो जैसे यहाँ पे इस कोशिका में पानी जब भर जाता है तो इसका एक प्रेशर क्रिएट होता है इसके ऊपर, और उस प्रेशर से, जिसको ऑस्मोटिक प्रेशर हम बोलते हैं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा पानी इस झिल्ली से पार होके यहाँ जाता है। तो यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार ये जाता है, इसलिए इसको ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे कहते हैं। तो वाटर मूव्स थ्रू द मेम्ब्रेन, ये झिल्ली से होकर के झिल्ली को कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली को पार करते हुए ये अंदर जाती है। तो ये जो है मेनली तीन तरीका है जिसके द्वारा जड़ से यहाँ तक पानी पहुँचता है। तो बाहर जो है मिट्टी में जो पानी है वो जड़ से होते हुए इस तरीके से अंदर तक आता है। तो एक हुआ एपोप्लास्टिक, एक सिम्प्लास्टिक और तीसरा ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे। ये तीन तरीके से यहाँ अंदर तक पानी पहुँचता है। तो ये फोटोग्राफ से तीनों को एक साथ दिखाया गया है। एपोप्लास्टिक जो दीवार के सहारे सहारे जहाँ सेलुलोज पेक्टिन है उसके साथ अटैच होते हुए आगे जाता है। दूसरा जो है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होते हुए प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जाता है। और तीसरा जो है वो मेम्ब्रेन को पार करते हुए जाता है, जो कि वैक्यूलर पाथवे या ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे जिसको बोल रहे हैं। और ये एपोप्लास्ट है जो कि सहारे सहारे जाता है, और सिम्प्लास्टिक जो सेल के अंदर आता है और फिर जहाँ प्लाज्मोडेस्माटा है उसके द्वारा जाता है। तो जो पानी अंदर जाता है पहले रूट हेयर के संपर्क में आता है, फिर एपिडर्मिस यानी कि बाहरी सतह, फिर कॉर्टेक्स बीच वाला सतह, उसके बाद एंडोडर्मिस, फिर वहाँ पेरीसाइकिल भस्कुलर बंडल और अल्टीमेटली जाइलम तक पहुँचता है। तो ये पानी के बाहर से अंदर आने का प्रोसेस है। और ये तीन तरीके से ये तीन तरीके से पानी यहाँ जाइलम तक अंदर जड़ तक पहुँचता है। तो यहाँ ऐसे तो जड़ तक आ गया, इसके बाद ये ऊपर कैसे जाएगा? क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी इसको ऊपर जाना है पानी को, क्योंकि नीचे जड़ तक तो ऐसे पैरेलल मूवमेंट होकर के आ गया, ऐसा मूव करके जड़ तक आ गया जाइलम के अंदर तक, वहाँ से इसको ऊपर जाना है। तो ऊपर कैसे जाएगा? तो बोलता है ये जो प्रोसेस है
इसमें रूट सेल्स यानी कि जड़ की जो कोशिकाएं हैं वो मेजर रोल प्ले करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। और इसमें मेटाबॉलिक एनर्जी यानी कि जो उपापचय के दौरान जो जैसे श्वसन के दौरान जो एनर्जी निकलती है या उपापचय की प्रक्रिया में जो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी का यहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो इसलिए इसको एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहा गया है। तो इसमें कई स्टेप हैं। तो जो पहला स्टेप है इसमें क्या होता है, इम्बिबेशन ऑफ सॉइल वाटर बाय हाइड्रोफिलिक सेल वॉल। पहले तो जो सेल वॉल जो जड़ जो रूट हेयर्स हैं, तो रूट हेयर्स की सतह पर यहाँ पर पानी आ गया, यहाँ पर आ गया, रूट हेयर्स के सतह तक आ गया, तो हाइड्रोफिलिक सेल वॉल वहाँ पे आ गया, पानी उससे अटैच हो गया। उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से जो कि अंदर हाई होता है, वो जो है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉइल बोलता है कि ऑस्मोटिक जो सेल सैप होता है यानी कि सेल के अंदर की जो कोशिका द्रव्य होता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर वो जो है नॉर्मली हाई होता है। देन द सॉइल वाटर यानी कि बाहर का जो पानी है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर और सेल के अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर ये ज़्यादा होता है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ से बाहर से पानी जो है अंदर जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होने का मतलब हम जैसे पहले देखे हैं ऑस्मोसिस डिफ्यूजन में कि जहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब जो चीज़ घुली हुई है, जैसे पानी में चीनी घुला हुआ है तो चीनी अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है। तो अंदर जो है बहुत सारे के मॉलिक्यूल्स अणु ये सब मौजूद हैं कोशिका के अंदर, तो अंदर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ज़्यादा है और बाहर में जो है पानी है और कुछ मिनरल्स उसमें रहते हैं तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। तो ऐसा जब होता है तो ऑस्मोसिस में इसी केस में सॉल्वेंट के अणु यानी कि जिसमें घुला हुआ है जैसे पानी है तो उसके अणु बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे। तो जहाँ प्रेशर कम होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, वहाँ से ये अंदर की तरफ जाएंगे। जहाँ प्रेशर ज़्यादा है यानी कि वहाँ सॉल्यूट ज़्यादा है, पानी कम है, और बाहर में प्रेशर कम है, मतलब बाहर में सॉल्यूट कम है, पानी ज़्यादा है, तो यहाँ से पानी अंदर की तरफ जाएगा। तो पहले पानी यहाँ चारों तरफ आके जमा होता है चिपक के, और उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण ये बाहर से अंदर चला जाता है। और वाटर फ्रॉम सेल वॉल एंटर इनटू रूट हेयर थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय ऑस्मोटिक डिफ्यूजन। तो ऑस्मोसिस के द्वारा फिर बाहर से ये अंदर घुसता है। ये हुआ पहला स्टेप। स्टेप 2 में क्या होता है कि जो कॉर्टिकल सेल है, यानी कि जैसा हम इस कोशिका के इसमें रूट जड़ के उसमें देखे हैं कि बाहर वाला हिस्सा जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, ये एपिडर्मिस है, और ये वाला हिस्सा जो कॉर्टेक्स है, तो कॉर्टेक्स सेल जो एपिडर्मिस यहाँ से जो कोशिका ऐसा लंबा होकर रूट हेयर बनाई है, तो उससे सटे हुए जो सेल हैं, जैसे ये यहाँ पर जो भी कॉर्टेक्स के सेल होंगे, फिर वहाँ पे सेम चीज़ होगा, वहाँ पे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, तो वहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, बाहर रूट हेयर के मुकाबले में कम होगा, क्योंकि रूट हेयर में अब पानी ज़्यादा आ गया है। तो यहाँ पर पानी ज़्यादा है तो यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, अंदर ज़्यादा होगा, तो फिर उसी तरीके से यहाँ से ये अंदर जाएगा पानी। तो वाटर जो है रूट हेयर से फिर कॉर्टिकल सेल में घुस जाता है। ऐसे ही फिर इस सेल में घुसा तो इसके बाजू वाला सेल के मुकाबले यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, तो इससे यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ऐसा करते करते वो अंदर जाइलम तक पहुँचता है। तो सेम वे बाई सेल टू सेल ऑस्मोटिक डिफ्यूजन ग्रेजुअली जो है ये अंदर तक पहुँच जाता है। तो ऑस्मोटिक डिफ्यूजन ऑफ वाटर इनटू एंडोडर्मिस टेक्स प्लेस थ्रू स्पेशल थिन वॉल पैसेज सेल। अब बोलता है कि जब यहाँ तक आ गया या यहाँ तक आ गया तो यहाँ एंडोडर्मिस में जैसा हम देखे हैं कि स्ट्रक्चर में कि वहाँ पर एक लेयर है सुबेरिन का जो कि वैक्सी है, जो कि अंदर जाने से रोकता है पानी को। तो इसके बीच बीच में कुछ पैसेज वाले सेल होते हैं, तो बीच बीच में कुछ कोशिका ऐसी होती है जो कि पैसेज करने अलाउ करती है। तो पैसेज सेल के मदद से पानी फिर इसके अंदर चला जाता है। तो एंडोडर्मिस सेल के अंदर चला जाता है और जिसमें यहाँ पेरीसाइकिल होता है और यहाँ पे जाइलम होता है ऊतक, फिर उसके अंदर एक बार पहुँच गया तो फिर वो ऊपर की तरफ जाता है। तो तीसरा स्टेप आएगा। पहले स्टेप में वो बाहर की तरफ चिपका और रूट हेयर के बाहर चिपका और उसके अंदर गया। दूसरा स्टेप पे वो वहाँ से डिफ्यूजन हो के ऑस्मोटिक डिफ्यूजन हो के अंदर जाइलम तक पहुँचा, और जब जाइलम में चला गया पेरीसाइकिल सेल से, तो वाटर बाहर रूट हेयर से अंदर कॉर्टिकल सेल में आया, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन होता गया, सेम वे में सेल टू सेल होते हुए अंदर तक धीरे धीरे वो पहुँच गया। उसके बाद जब फिर उसको अंदर जाना है
तो एक होता है ऑस्मोटिक, इसमें दो प्रकार की प्रक्रिया होती है, एक ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन, दूसरा नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन। तो ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन जिसमें वाटर जो है सॉइल से एब्जॉर्ब होता है जाइलेम में अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जो कि हो रहा है ऑस्मोसिस के द्वारा, और दूसरा नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन जिसमें पानी का एब्जॉर्प्शन होता है अगेंस्ट द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट यूजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी। तो अंदर तो पानी जब पहुंच रहा है, एक तो ऑस्मोसिस के कारण पहुंच रहा है, दूसरा पानी का मान लीजिए प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं भी है, फिर भी पानी को वो अंदर लेता है जब ज़्यादा ज़रूरत है तो उसमें एनर्जी का इस्तेमाल करता है। तो इसलिए जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन वाटर टर्म इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि उसमें एनर्जी का इस्तेमाल होता है। तो अंदर जो जा रहा है एक तो ऑस्मोसिस के द्वारा जा रहा है, एक ऑस्मोसिस ग्रेडियंट नहीं भी है, मतलब प्रेशर अंदर ज़्यादा बाहर कम ऐसा कंडीशन नहीं भी है, फिर भी अंदर ले रहा है एनर्जी का यूज़ करके। तो वहाँ पे पैसेज सेल्स का काम आता है, जो कोशिका के बीच में सेल्स होते हैं उनके थ्रू और प्रोटीन्स होते हैं जिनको एक्वा प्रोटीन्स बोलते हैं। तो एक्वा प्रोटीन्स जो कि कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाले कुछ प्रोटीन हैं, वो प्रोटीन के द्वारा पानी जो है अंदर पहुंचता है। या अगर हम सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर को याद करें तो वो बाइपोलर ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये लिपिड का लेयर है और बीच में ऐसा प्रोटीन्स रहते हैं। तो ऐसा कुछ प्रोटीन होता है जिसको एक्वा प्रोटीन्स बोलते हैं, यानी कि पानी को लविंग प्रोटीन्स होते हैं। तो वो प्रोटीन जो है पानी को एक वाटर मॉलिक्यूल को लेके बाहर से अंदर तक पहुंचाती है। तो पैसिव एब्जॉर्प्शन जिसको बोलते हैं, जहाँ पे एनर्जी का ज़रूरत नहीं है, तो ये तब होता है जब रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बहुत हाई है, मतलब पानी के ऊपर से जो है पत्तियों से पानी बहुत उड़ रहा है बहुत तेज़ी से, उसके कारण धूप के कारण गर्मी ज़्यादा है। तो फिर उस केस में जैसे ऊपर से उड़ता जाता है तो नीचे से भी पानी आता जाता है, एक कॉलम जैसा बन जाता है। वो कॉलम क्यों बनता है और किस तरीके से वो काम करता है ये हम आगे के स्लाइड में देखेंगे, जहाँ ट्रांसपिरेशन को देखेंगे। तो क्योंकि वहाँ पे काफ़ी प्रेशर डेवलप होता है, जो पानी का एक कॉलम, बहुत जाइलेम के जो ऊतक हैं उनमें जो नली जो ट्यूब्स हैं उनके द्वारा वो पानी नीचे से ऊपर तक जाता है उस ट्रांसपिरेशन के कारण। तो जब ट्रांसपिरेशन बहुत तेज़ी से होता है तो एक पानी के ऊपर एक पुल, एक खिंचाव उत्पन्न होता है जिसको ट्रांसपिरेशन पुल कहा जाता है। तो ट्रांसपिरेशन पुल के कारण वो ऊपर जाता है। और रैपिड इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स, जब ट्रांसपिरेशन होता है तो क्रिएट्स ए टेंशन इन वाटर। उस पानी जो ट्यूब में, पूरा एक ट्यूब है नीचे से ऊपर तक जाइलम का, एक जाइलम के माने जो जाइलम ऊतक में जो कोशिकाएं होती हैं वो एक के ऊपर एक ऐसी लगी होती है, एक के ऊपर एक इस तरह से लगी होती है और एक पूरा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर वो बनाती है। तो वो जो ट्यूब में पानी का एक कंटिन्यूअस फ्लो रहता है, पानी कंटिन्यूअस रहता है, वाटर मॉलिक्यूल्स एक के साथ दूसरे के साथ लगे हुए कंटिन्यूअस रहते हैं। तो उनमें एक टेंशन क्रिएट होता है, ऊपर वाला पानी निकला फिर वो साथ में पानी को पुल करता है, तो एक टेंशन क्रिएट होता है, उसकी वजह से वाटर जो है ना फिर ऊपर मूव करता है। तो ट्रांसपिरेशन जहाँ हो रहा है उसके वहाँ तक पानी पहुँचता है। और फोर्स ऑफ दिस एंट्री ऑफ वाटर क्रिएटेड इन लीव्स ड्यू टू रैपिड ट्रांसपिरेशन। तो यहाँ पे एक फोर्स क्रिएट होता है, ऊपर से जहाँ लगातार पानी उड़ रहा है तो पानी के मॉलिक्यूल्स में एक्चुअली जो पानी के अणु होते हैं उनमें आपस में एक फोर्स होता है जिसके द्वारा एक दूसरे से चिपके होते हैं, जिसको हम एडेसिव फोर्स बोलते हैं। तो उस तरीके से वो पुल होता रहता है और ऊपर तक जाता है। तो जो फैक्टर्स जो हैं जो कि एब्जॉर्प्शन को इफ़ेक्ट करते हैं वो हैं पानी में वाटर कितना है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अगर बाहर का सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता कम होगी, अंदर ज़्यादा होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर अंदर ज़्यादा होगा, तो उस केस में पानी बाहर से अंदर की तरफ ज़्यादा आएगा। और पानी अगर अवेलेबल है कि नहीं, अगर अवेलेबल ही नहीं है तो पानी कहाँ से आएगा। तो इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉइल सॉल्यूशन, जहाँ पर बाहर में अगर सांद्रता ज़्यादा है तो उससे क्या होगा, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तीसरा जो है सॉइल एयर, सॉइल एयर में बोलता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज़ रिटार्डेड इन पुअरली एरेटेड सॉइल। जहाँ पानी में एरेशन नहीं है, यानी कि वहाँ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ठीक से जड़ तक नहीं पहुँच रहा है, ऐसा अगर स्थिति है तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन उसका पानी का कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? वहाँ पर डेफिशिएंसी हो जाती है ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन जब नहीं पहुंचेगा तो श्वसन की क्रिया वहाँ पर पूरी जो है वो ठीक से नहीं होगी, एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा
और विल रिटार्ड द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ रूट लाइक रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन वहाँ घट जाता है जब रेस्पिरेशन नहीं होगा, क्योंकि एक्टिव एब्जॉर्प्शन में बोलता है कि एनर्जी का इस्तेमाल करके ये पानी को अंदर खींचता है। तो जब रेस्पिरेशन या श्वसन नहीं होगा तो एटीपी नहीं निकलेगी, ऊर्जा नहीं निकलेगी, तो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ जमा हो जाएगा ज़्यादा, और इससे जो है रूट के रेस्पिरेशन पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। चौथा बोलता है सॉइल टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ता है, बोलता है लगभग 30 डिग्री तक, तो वहाँ पर एब्जॉर्प्शन जो है ज़्यादा होता है, एंजाइम्स या जो भी प्रोसेसेस हैं वो ठीक काम करते हैं अंदर में। लेकिन अगर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो फिर वो प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो अप टू 30 डिग्री तक ये बोलते हैं टेम्परेचर बढ़ता है तो एब्जॉर्प्शन भी इसका बढ़ जाता है। जो फैक्टर्स हैं वो पानी के एब्जॉर्प्शन जड़ के द्वारा जो होता है उसको इफ़ेक्ट करने वाले जो कारक हैं वो एक तो हो गया सॉइल वाटर, पानी में कितना वाटर है, वाटर रहेगा तो एब्जॉर्प्शन होगा, कम रहेगा तो कम होगा। सॉइल सॉल्यूशन मतलब जो आसपास का सॉल्यूशन, जड़ के आसपास का जो पानी है उसमें कितने सॉल्ट वगैरह, लवण वगैरह घुले हुए हैं। अगर वो कम होंगे और कोशिका के अंदर ज़्यादा घुले होंगे तो नेचुरली अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा और बाहर कम होगा तो पानी जाएगा अंदर, और अगर उल्टा होगा तो पानी कम जाएगा। और सॉइल एयर, अगर एरेटेड नहीं है सॉइल, वहाँ पर ठीक से ऑक्सीजन वगैरह नहीं जा रहा है तो उस केस में अंदर श्वसन नहीं होगा, तो अंदर ऊर्जा नहीं बनेगी, तो सेल को रेस्पिरेशन नहीं होगा, श्वसन नहीं हुआ तो ऊर्जा नहीं निकलेगी, तो एटीपी नहीं मिलेगा, तो पानी को खींचने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि फिर सिर्फ पैसिव एब्जॉर्प्शन होगा। और सॉइल टेम्परेचर में क्या होगा कि सॉइल टेम्परेचर देखते हैं कि अगर 30 डिग्री तक पहुंच रहा है तो उतने टेम्परेचर तक जो है वो अच्छा काम होता है, और उससे ज़्यादा अगर बढ़ने लगे फिर थोड़ा प्रोसेस जो है वो स्लो होने लगता है। तो ये जो कारक हैं जो कि पानी के एब्जॉर्प्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। अब पानी तो यहाँ तक आ गया, अब बोलते हैं कि अपवर्ड मूवमेंट जिसको होना है, जिसको कि हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। तो एसेंट ऑफ सैप का मतलब ये है कि एसेंट मतलब ऊपर जाना, तो पानी का जो ऊपर की तरफ मूवमेंट है, यानी कि जड़ के अंदर आ गया, वो चाहे एक्टिव से आए या पैसिव से आए, डिफ्यूजन से आए, ऑस्मोसिस से आए, जैसे भी अंदर वो आया, जड़ जाइलम तक पहुंचा, अब वो ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप, ऊपर जाना। तो एसेंट ऑफ सैप टेक्स प्लेस थ्रू जाइलम। कौन से ऊतक के द्वारा होता है? तो ये जाइलम के द्वारा होता है। तो नंबर ऑफ थ्योरी इसमें दिया गया है, 3 थ्योरी एक्चुअली दी गई है। एक तो है वर्चुअल थ्योरी, दूसरा ये वर्चुअल थ्योरी में ये बोला है, वाइटल थ्योरी। तो वाइटल थ्योरी में ये बोला है कि वाइटल यानी कि जो जीवित है, जिसमें जीवन है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो ये बोलता है कि जो पानी का ऊपर जाना है वो पंपिंग एक्शन के द्वारा होता है। जाइलम टिश्यू कुछ पंप जैसा काम करता है, वो नीचे से ऊपर उसको पानी को फेंकता है। और बोस ने 1923 में बोला था कि अपवर्ड जो है और ड्यू टू पल्सेटरी एक्टिविटी ऑफ लिविंग सेल। पल्सेटरी, पल्स जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारा नब्ज़ जो हमारी चलती है वैसे ऐसे हार्ट जो है पंप करता है, तो यहाँ सेल में भी ऐसा वो करता रहेगा। तो ये सिकुड़ेगा, ये फैलेगा तो यहाँ से ऊपर आएगा, फिर ये सिकुड़ेगा, ये फैलेगा तो ऊपर आएगा, फिर ये सिकुड़ेगा, फिर ऊपर वाला फैलेगा तो पानी ऊपर जाएगा। ऐसा पल्सेटरी मूवमेंट के द्वारा ये बोलते हैं कि जाता है, पल्स जैसा ये करता है। तो ये एक थ्योरी है जो ये अब हिस्ट्री, ये थ्योरी ही है ये, क्योंकि बाद में जो दूसरी थ्योरी आ गई जो कि ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। तो ये पहला थ्योरी दिया गया था। दूसरा जो है रूट प्रेशर थ्योरी बोला गया है। तो इसमें बोला गया है कि जो एक रूट के अंदर एक प्रेशर डेवलप होता है, क्योंकि पानी बाहर से अंदर आता है तो रूट के अंदर एक प्रेशर डेवलप होता है, तो उससे पानी को ऊपर ठेलता है वो, तो उससे पानी थोड़ा ऊपर जाता है। पर ये जो थ्योरी है, इससे जो छोटे पौधे हैं उनमें ही ये इस तरीके से जा सकता है, पर जहाँ बड़े बड़े पौधे हैं जैसे यूकैलिप्टस है, 300-400 फीट बड़े बड़े पेड़ हैं, वहाँ ये सब थ्योरी से पानी नहीं जा सकता है। तो इसमें जो, क्योंकि रूट में जो प्रेशर बनता है पानी का वो बहुत कम होता है, बोलते हैं ओनली अबाउट 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतने प्रेशर से पानी ऊपर नहीं जा सकता है। तो नॉट सीम टू बी एन इफेक्टिव फोर्स। तो ये एसेंट ऑफ सैप यानी पानी ऊपर जाने का कोई इफेक्टिव फोर्स ये नहीं लगता है कि ये होगा। तो तीसरा एक थ्योरी दिया गया फिजिकल फोर्स थ्योरी। तो ये फिजिकल फोर्स में भी बोलता है कि बहुत सारे फोर्सेस हैं, जैसे कि इम्बाइबेशन, कैपिलरी फोर्स,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सारे मिल करके पानी को ऊपर पहुंचाने। कैपिलरी जैसा कि मानते हैं कि जो केशिका जिसको बोलते हैं, जैसे हेयर लाइक एकदम बाल के जैसे पतले ट्यूब वगैरह हैं उसको कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। तो कैपिलरी ट्यूब में पानी का जो फ्लो होता है वो पानी उसके अंदर जाता है, तो कंटिन्यूअस एक उसमें पुल क्रिएट होता है, उसके द्वारा वो जाता है। तो जाइलम वेसल्स आर प्लेस्ड वन अबव अनदर, जैसा कि मैंने बताया, एक उसके ऊपर एक, फिर उसके ऊपर एक, ऐसा लाइन से रहता है। तो एक कंटिन्यूअस चैनल बन जाता है जिसको कि हम लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब बोल सकते हैं, और वाटर जो है कैपिलरी ट्यूब के माध्यम से कैपिलरी फोर्स से ऊपर जाता है। तो ये जो 3 थ्योरी दी गई थी, ये पहले दी गई थी, पर ये तीनों थ्योरी से इतना इफेक्टिवली एक्सप्लेनेशन नहीं होता है कि कैसे बहुत ऊपर तक किस तरीके से पानी पहुंचता है। तो इससे बहुत छोटे मोटे पौधे में एक्सप्लेन होता है, लेकिन उस बड़े पौधे में नहीं होता है। तो जो चौथी थ्योरी है, वो चौथी थ्योरी ये बताती है कि कैसे जाता है एक्चुअली। तो ट्रांसपिरेशन, पुल एंड कोहेशन ऑफ वाटर थ्योरी जो बाद में आया था, तो यही थ्योरी सबसे एक्सेप्टेड है, और इसी थ्योरी से एक्सप्लेन किया जाता है कि कैसे ऊपर पहुंचता है। तो इसको प्रपोज किया था डिक्सन एंड जॉली ने, और बाद में डिक्सन ने उसको और एक्सप्लेन किया। ये बोलता है कि जो पानी के अणु हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यानी कि एक अणु दूसरे अणु उन आपस में उनके, क्योंकि हाइड्रोजन, पानी का अगर मॉलिक्यूल हम देखेंगे तो पानी का जो अणु रहता है उसमें हाइड्रोजन के ऊपर हल्का पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, और इसके ऊपर हल्का नेगेटिव चार्ज होता है जिसको कि डेल्टा नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। तो वाटर जो है वो पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है, यानी कि उसमें जो है एक तरफ हल्का नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर हल्का पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो ये पोलर मॉलिक्यूल होता है, तो इसलिए क्या होता है, ऐसे पोलर मॉलिक्यूल्स जब एक साथ हैं तो इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, ऐसा उनमें एक बॉन्ड बनता है जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोल रहे हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे एक बहुत वीक बॉन्ड है। ये बंधन जो है हाइड्रोजन बंधन वीक बंधन है, इसमें कोई पावरफुल नहीं है, जैसा जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से होता है, कोवेलेंट बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, वैसा नहीं होता है। लेकिन जब बहुत सारे पानी के अणु हैं, तो हज़ारों लाखों अणु हैं, तो सब में ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड अगर बन रहा है, तो छोटे छोटे बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड सब मिल के इनका नंबर, इतना संख्या इतनी ज़्यादा हो जाती है बंधनों की कि वो प्रेशर बहुत वो जो बंधन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो बोलता है कि लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स बनाता है, अराउंड 350 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर उस तरह का एक बॉन्ड तैयार हो जाता है, उसमें प्रेशर डेवलप हो जाता है। तो देयरफॉर कंटिन्यूअस और वाटर कॉलम इन द जाइलम कैन नॉट बी ब्रोकन इजीली ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये बोल रहा है कि अगर ये मेरा जाइलम का एक चैनल है जिसके अंदर बहुत सारे पानी के अणु हैं, ऐसा पानी के अणु बहुत सारे हैं, तो इनमें सब आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, ऐसा बहुत सारे हज़ारों लाखों अणुओं में आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इस बॉन्ड से अगर ऊपर से किसी कारण से पानी ट्रांसपिरेशन के द्वारा या किसी के द्वारा ऊपर से निकल रहा है, यहाँ मान लीजिए ट्रांसपिरेशन गर्मी के कारण यहाँ का अणु जो है वेपर बन के निकल रहा है, तो उसके साथ का जो अणु है वो भी पुल होके यहाँ तक आ जाता है उसके साथ में, और ग्रेविटी फोर्स से ये फोर्स ज़्यादा है तो उसको वो ग्रेविटी नीचे खींच के नहीं रख पाता है। जो गुरुत्वाकर्षण है उसका, जो गुरुत्वाकर्षण का जो बल है वो बल, और इसका जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जो बल क्रिएट होता है वो ज़्यादा हो जाता है, और जब एक अणु बाहर निकलता है तो उसके साथ में पीछे का भी आ जाएगा साथ में, उसके साथ खिंचाव में। तो इस तरीके से ट्रांसपिरेशन, पुल और कोहेशन ऑफ वाटर, कोहेशन मतलब जो समान तरह के अणु जो आपस में अगर जुड़ते हैं उनमें एक अट्रैक्शन होता है, उसको कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। तो कोहेशन के द्वारा और ट्रांसपिरेशन पुल के द्वारा ये ऊपर जाता रहता है, और नीचे ग्रेविटेशनल पुल इसको नीचे खींच के नहीं रख सकता है। दूसरा बोलते हैं कि जो इसकी जो जाइलम की जो दीवार है और यहाँ पर जो पानी के अणु हैं, तो उनकी दीवारों के साथ भी पानी के अणु चिपके रहते हैं, उनके साथ भी एक बॉन्ड डेवलप होता है, एक बंधन होता है जिसको एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। तो वो एडहेसिव फोर्स के कारण भी अणु जो है नीचे नहीं जाता है। तो ये यहाँ पर पानी के जो अणु हैं उसमें दो तरह के बल लग रहे हैं, एक तो कोहेसिव फोर्स जो कि आपस में उनके लगते हैं, और दूसरा एडहेसिव जिसके कारण से इससे ये दीवार से चिपका हुआ है, और इसके कारण से जो है ना ये ग्रेविटेशनल पुल जो है, गुरुत्वाकर्षण बल हो रहते हुए भी ये नीचे नहीं आता है, और ऊपर से अगर ट्रांसपिरेशन के द्वारा पानी निकल रहा है तो ये भी सांस के साथ में पीछे वाला भी ऊपर जाता रहता है। तो ये थ्योरी जो है ये सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है,
और इसी से एक्सप्लेन किया जाता है कि कैसे पानी जो है ना बहुत नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो बोलता है कि द एडहेसिव प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, दैट इज अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड कंटेनर वॉल, जिसमें जैसे जाइलेम के अंदर है तो जाइलेम की दीवार से पानी के अणु भी चिपके रहते हैं। तो ये फर्दर इंश्योर करता है कि पानी नीचे ना आए। तो एक तो पानी के बीच के अणुओं के बीच का बल, जिसको कि हम एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं, और दूसरा पानी का जाइलेम के दीवार के साथ भी चिपक के रहना, तो वो एडहेसिव फोर्स है। तो इन दोनों का जो मिला जुला के जो असर होता है वो गुरुत्वाकर्षण से ज़्यादा हो जाता है, और पानी जो है ऊपर जैसे ट्रांसपिरेशन होता है तो ऊपर बाष्पीकरण जब हो रहा है तो बाष्पीकरण से ऊपर का अणु अगर बाहर गया तो नीचे का अणु भी आ जाता है ऊपर साथ में उसके खिंचाव में। तो इस तरीके से पानी नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो एसेंट ऑफ सैप में ये 4 थ्योरी है, जिसमें ये थ्योरी जो है ट्रांसपिरेशन, पुल एंड कोहेशन, यही एक्सेप्टेड थ्योरी है। तो एक टर्म आता है ट्रांसपिरेशन, जिसको वाष्पीकरण के द्वारा पानी जो उड़ता है, तो बोलता है कि जो एक्सेस ऑफ वाटर, जो पानी नीचे से जब आ रहा है तो उसमें जो एक्सेस वाटर आ गया है ऊपर के हिस्से में, वो जब वाटर वेपर यानी वाष्प के फॉर्म में जो निकल जाता है तो उसको हम बोलते हैं वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण जो है कई प्रकार का होता है। एक तो है स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन, यानी कि स्टोमाटा के द्वारा वाष्पीकरण हो रहा है। तो ये नेचुरली डे टाइम में होता है, क्योंकि दिन में गर्मी जैसे बढ़ती है, सूरज का टेम्परेचर बढ़ता है तो पानी जो है भाप बनना चालू हो जाता है, और स्टोमाटा से जो ओपनिंग है वहाँ से बाहर निकलता रहता है। लेकिन ये एक समय तक होता है, उसके बाद जब ज़्यादा गर्मी बढ़ने लगती है तो उसकी स्टोमाटा जो है वो बंद हो जाता है, तो फिर उसका वाष्पीकरण रुक जाता है। तो ये एक कूलिंग मैकेनिज्म भी है, क्योंकि इससे पानी जब वाष्प बन के निकलता है तो अंदर का वातावरण जो है उसको थोड़ा ठंडा रखता है। तो एक तरह से एक कूलिंग मैकेनिज्म भी है पौधे के लिए। तो मोस्ट ऑफ द ट्रांसपिरेशन, जो मैक्सिमम पौधे में जो वाष्पीकरण होता है वो स्टोमाटा से ही होता है। और मोनोकॉट्स में स्टोमाटा नॉर्मली क्या है, स्टोमाटा पत्ती के नीचे की तरफ होते हैं, लेकिन जो है मोनोकॉट जो है, जैसे ग्रासेज हैं, घास वगैरह में, इसमें दोनों तरफ स्टोमाटा पाया जाता है। और ऐसे पौधे जो पानी में ही उगते हैं उनमें ऊपर की तरफ स्टोमाटा पाया जाता है। जो पानी में होते हैं उनमें स्टोमाटा ऊपर की तरफ होता है, पर साधारणतः पौधों में, पत्तियों में नीचे की तरफ होता है। तो एक तरह से वो धूप से उसको बचाता है। तो ये स्टोमाटा से जो निकलता है उसको हम स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। दूसरा क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, जिसमें कि जो है क्यूटिकल यानी कि जो सतह है उस सतह से पानी का निकलना। तो सम वाटर में बी लॉस्ट थ्रू इट, इसके द्वारा भी थोड़ा पानी बाहर निकलता है। तो नॉर्मली क्यूटिकल जो है वो ऊपर का जो लेयर है वो उसमें थोड़ा सा वैक्सी रहता है, मानी वसा का मात्रा रहती है, तो जो कि पानी को मुड़ने में या बाहर से अंदर आने में थोड़ा रोकती है। लेकिन कहीं कहीं पर क्या है, उसमें थोड़े से छिद्र टाइप के रहते हैं, ओपनिंग्स रहते हैं, तो उसके वहाँ से पानी निकलता है, लेकिन कम निकलता है। तो ये बोलता है लगभग 10% जो है, जितना वाष्पीकरण से जितना पानी निकलता है बाहर, उसका लगभग 10% यानी कि बहुत छोटा हिस्सा जो है ये क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन के द्वारा निकलता है। क्यूटिकल यानी ऊपर की सतह से निकल रहा है पानी। तीसरा होता है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। लेंटिकल बोलते हैं जब हम बड़े पेड़ों को देखते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो उनकी सतह पर जो है ना, पेड़ की सतह को अगर देखेंगे, ये उसका तना है, तो ऐसे ऐसे कहीं कहीं पर ऐसे कट मार्क्स जैसा दिखता है, थोड़ा थोड़ा इस तरह के रहते हैं। तो इनको जो है ना लेंटिसेल्स बोलते हैं। तो ये ओपनिंग्स होता है जिसके द्वारा जो है कुछ रेस्पिरेशन से पानी निकलता है, तो इसको हम लेंटिसेल्कुलर ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। और ये जो ओपनिंग्स ऐसा रहता है तना में, उसको लेंटिसेल्स बोला जाता है। तो ये लेंटिसेल्स द्वारा जब पानी निकलता है तो उसको हम लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो ये 3 तरीके से मेनली पानी निकलता है, पर सबसे मेजर जो है वो स्टोमाटल है। स्टोमाटा से ही ज़्यादा से ज़्यादा वाष्पीकरण होता है। तो जो फैक्टर हैं जो उसको इफ़ेक्ट करते हैं वो है कि एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, यानी कि वातावरण में कितनी ह्यूमिडिटी कितनी है। तो अगर वातावरण में पानी ज़्यादा है, जैसे बरसात का समय है तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपेक्षिक आर्द्रता जिसको बोलेंगे, आर्द्रता अगर हवा में ज़्यादा है तो पानी कम जाएगा, और आर्द्रता कम है तो ड्राई है, शुष्क है हवा, तो उसमें ट्रांसपिरेशन जो है वो ज़्यादा होगा। इस तरह से टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा तो कम होगा।
विंड, हवा अगर चल रही है तो भी वाष्पीकरण ज़्यादा होने की संभावना रहती है। अगर हवा रुकी हुई है यानी कि हवा वहीं रुका हुआ है तो उसमें क्या होगा कि जो वाष्पीकरण होकर पानी उसमें गया है तो उसकी आर्द्रता बढ़ती है, तो आर्द्रता बढ़ती है तो फिर वहाँ धीरे धीरे घट जाता है वाष्पीकरण। लाइट, अगर लाइट ज़्यादा होगा तो उससे गर्मी बढ़ती है तो उससे भी वाष्पीकरण बढ़ता है। अवेलेबल सॉइल वाटर, अगर अंदर पानी है तो ऊपर फिर वाष्पीकरण के द्वारा ट्रांसपिरेशन पुल हो रहा है, नीचे से पानी ऊपर आता जा रहा है। लेकिन अगर नहीं है, पानी सॉइल में कम है तो ऊपर पत्ती में पानी पहुंचेगा ही कम, तो वाष्पीकरण भी कम होगा। और CO2 का कॉन्सेंट्रेशन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उसके भी डिपेंड करता है कि CO2 की मात्रा बढ़ती है तो स्टोमाटा जो है वो फिर बंद हो जाता है, बंद होने लगता है। तो CO2 की मात्रा बढ़ने से स्टोमाटा का क्लोज़र होता है तो फिर ट्रांसपिरेशन घटता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ट्रांसपिरेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। तो मेनली जो है उसमें ये है कि एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, ये दो चीज़ है, और CO2 का कंसंट्रेशन है। ये दो तीन चीज़ पर मेनली जो है ट्रांसपिरेशन निर्भर करता है। इससे मिलता जुलता एक शब्द आता है गटेशन। तो गटेशन जो है वो बोलता है कि जो पानी की जो बूंदें हैं कभी कभी वो बाहर निकलती है अनइंज्योर्ड मार्जिन, मतलब मार्जिन जो है पत्ती की जो मार्जिन है, इसकी जो मार्जिन है वहाँ पे कोई इंजुरी नहीं है, लेकिन वहाँ से कभी कभी थोड़ा थोड़ा करके वो बाहर निकलता है पत्तियों से, तो इसको बोलते हैं गटेशन। मेन वेन जहाँ पे एंड होता है, जो मेन वेन, इसको ये जो वेन है ये जहाँ पे एंड हो रहा है, ये जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ से जो है थोड़ा थोड़ा करके ऐसा बूंद बूंद, जहाँ मेन वेन एंड होता है तो वहाँ पर जहाँ एंड हो रहा है उस एंड से थोड़ा थोड़ा करके बूंद बूंद करके पानी निकलता है, बहुत कम मात्रा में निकलता है, तो इसको बोला जाता है गटेशन। तो ये नॉर्मली जो है ना सुबह के समय में देखने को मिलता है, अर्ली मॉर्निंग में ही ये देखने को मिलता है। तो ये जो बोलते हैं कि यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप के, अलग टाइप के स्टोमाटा रहते हैं, मतलब अलग टाइप की कुछ ओपनिंग्स रहती है जिनको वाटर स्टोमाटा या हाइडाथोड्स कहते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं जलरंध्र। तो जलरंध्र या वाटर स्टोमाटा या हाइडाथोड्स के कारण जहाँ रहता है तो वहाँ पर ऐसा थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है। ऐसा जैसे ये इस फोटो में आप देख सकते हैं कि ये पानी की बूंदें जो है उसके एज से ऐसा धीरे धीरे ड्रॉप जैसा बन के निकलती है, तो ये बहुत धीरे धीरे होता है, तो इस प्रोसेस को गटेशन बोला जाता है। तो ये जो है ये भी चूँकि पानी बाहर निकलने का प्रोसेस है इसलिए इससे मिलता जुलता ही है, पर इसमें और उसमें अंतर है। वो स्टोमाटा से होता है या क्यूटिकल से होता है मेनली, और ये जो है अलग स्पेशल स्टोमाटा बोलते हैं जिसको हाइडाथोड्स या जलरंध्र बोलते हैं, उसके द्वारा ये होता है। इसमें एक टर्म आता है वाटर यूज़ एफिशिएंसी, मतलब कौन सा पौधा जो है या कौन से पौधे, किस तरह के पौधे जो हैं वो पानी को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि इकोनॉमी किसका बेहतर है, कौन से पौधा जो है इस कंडीशन में कौन ज़्यादा इकोनॉमिकली अगर देखेंगे तो वाटर इकोनॉमी की अगर बात करेंगे कि पानी का इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा ज़्यादा अच्छा है, कौन सा ख़राब है, तो इसमें एक फार्मूला यूज़ किया जाता है ग्रेन यील्ड, मतलब जो पैदावार है बराबर T गुने TE गुने HI, जहाँ पर T जो है वो टोटल ट्रांसपिरेशन है, मतलब उस पौधे के जीवन काल में कितना ट्रांसपिरेशन पानी जो है निकला वाष्पीकरण से। TE जो है वो ट्रांसपिरेशन एफिशिएंसी, जिसको वाटर यूज़ एफिशिएंसी भी बोलते हैं। और हार्वेस्ट इंडेक्स मतलब उसमें कितना जो है जब पौधा मैच्योर हो जाता है तो उसमें बायोमास जो इकोनॉमिक यूज़ का है वो कितना इकट्ठा हुआ। फॉर एग्जांपल जैसे अगर जिसमें अगर हम दाने को इस्तेमाल करते हैं तो टोटल पौधे का जो है वज़न कितना हुआ जड़ तना मिला करके, और उसमें जो है दाने का वज़न कितना हुआ, तो उसको हम हार्वेस्ट इंडेक्स बोलते हैं। तो हार्वेस्ट इंडेक्स ज़्यादा होगा मतलब उसमें पैदावार ज़्यादा हो रहा है, नेचुरली रिप्रोडक्टिव पार्ट ज़्यादा उसमें इम्पॉर्टेंट हो रहा है। तो ये तीनों चीज़ों से ग्रेन यील्ड जो है बोलते हैं, ये तीनों चीज़ों से रिलेशन करके एक निकाला जाता है। तो नेचुरली जिसमें जो है हार्वेस्ट इंडेक्स जो है ये ज़्यादा आएगा,
मतलब पैदावार उसमें ज़्यादा आ रही है, जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का जो हिस्सा है, जैसे किसी में फली है तो फली, किसी में फ्रूट है तो फ्रूट, जिसमें दाना है तो दाना, जिसमें पत्ती है तो पत्ती, उसका पैदावार जिसमें ज़्यादा हो रहा है तो हम उसमें मानते हैं कि उसमें ऐसे जीन्स हैं जो कि पानी को ज़्यादा अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ट्रांसपिरेशन हो रहा है और पानी निकल रहा है और हर पौधे मेरे बाकी प्रोसेस भी हो रहा है, होके उसमें जो भी पैदावार हो रही है तो वो जिसमें ज़्यादा है तो उसको उसमें बोलते हैं कि वो ज़्यादा अच्छी तरीके से पानी को वो इस्तेमाल कर पा रही है। तो वाटर यूज़ एफिशिएंसी या ट्रांसपिरेशन जो एफिशिएंसी, इसको जो कैसे निकालते हैं, तो ड्राई मैटर प्रोडक्शन, यानी कि जो पत्ती जब पौधा मैच्योर हो गया तो उसको क्या करते हैं, उसको सुखाते हैं, ओवन में सुखाते हैं जिसमें से उसका सारा पानी निकल जाए और बाकी जो बच गया उसका वजन, उसको ड्राई मैटर बोला जाता है। और बटे इवापो ट्रांसपिरेशन, मतलब वाष्पीकरण के द्वारा जितना टोटल निकला है और उसकी तुलना में कितना जो है ड्राई मैटर पैदा हुआ है। तो इनका एक दोनों का एक तुलनात्मक ये डाटा है जो कि वाटर यूज़ एफिशिएंसी बोलता है। तो वाटर यूज़ एफिशिएंसी देखा जाता है कि C4 प्लांट में ये ज़्यादा अच्छा है देन C3। तो C4 प्लांट जो है ये ज़्यादा वाटर एफिशिएंट होते हैं, मतलब इसको पानी को ज़्यादा अच्छी तरीके से वो मैनेज कर सकते हैं। पानी का इस्तेमाल, दोनों को पानी अगर उतना ही दिया जाए तो C4 प्लांट में हार्वेस्ट इंडेक्स जो है वो ज़्यादा आएगा, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से पानी को मैनेज कर सकता है। हाउएवर बोथ आर लोअर देन कैम। कैम पाथवे जो है वो पानी के इस्तेमाल के मामले में दोनों से बेहतर है। तो पानी का इस्तेमाल की अगर बात करें या वाटर इकोनॉमी की बात करें कि पानी को कौन ज़्यादा इफ़ेक्टिवली, ज़्यादा एफिशिएंटली पानी को यूज़ कर पा रहा है, तो कैम सबसे बेहतर है, उसके बाद C4 है और उसके बाद C3 है। तो क्योंकि कैम जो ऐसे पौधे होते हैं, ये क्रिस्टलिसी एसिड मेटाबॉलिज्म वाले जो पौधे होते हैं, कैम पौधे, ये नॉर्मली ऐसे जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पानी की कमी है। ज़ेरोफाइट्स होते हैं ये। तो ज़ेरोफाइट्स या जेरिक पौधे होते हैं, तो ये ऐसे जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पानी कम होता है। तो नेचुरली उन्होंने अपना ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया है कि कम पानी में भी वो अपना काम चलाते हैं। तो कम पानी में भी वो उतना पैदावार दे सकते हैं जितना कि ये ज़्यादा पानी में देता है। तो इसलिए ये इनका जो मैकेनिज्म है वो सबसे अच्छा है पानी का इस्तेमाल के मामले में।